गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे जो ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है बच्चों, उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको इतिहास का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा जो तीसरा अध्याय है वो चल रहा है। कल मैंने आपको रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है, सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के बारे में और साम्राज्य विस्तार के बारे में बताया था। आज हम साम्राज्य विस्तार को दोबारा पढ़ेंगे और इसके साथ ही उसकी शासन प्रणाली, उसकी शासन व्यवस्था और उसके व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साम्राज्य विस्तार, जूनागढ़ अभिलेख में जो रुद्रदामन की है वो जो विजय है उनका उल्लेख मिलता है। उनका उल्लेख हमारे सामने आता है कि उसने अकर, पूर्वी मालवा, ये मालवा क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश में आता है। अवंती जिसे उज्जैनी का क्षेत्र कहते हैं, ये पश्चिम मालवा में आता है। अनूप जिसे नर्मदा तट नदी के तट का क्षेत्र कहते हैं। तीव्रत जिसे हम उत्तरी काठियावाड़ कहते हैं, जिसकी राजधानी आनंदपुर थी। सौराष्ट्र जिसे हम दक्षिण काठियावाड़ कहते हैं। मरु जिसे हम मारवाड़ कहते हैं। कच्छ का क्षेत्र। सिंधु पूर्वी तट का प्रदेश। कुक्कुर पश्चिमी महाभारत या मध्य भारत का प्रदेश। निषाद जिसमें आदिवासी जाति रहती थी। विंध्याचल का क्षेत्र। उत्तरी कोंकण, अरावली क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला के प्रदेश है, उसने विजिट किए थे। नासिक अभिलेख कहता है, जो गौतमीपुत्र शातकर्णी का जो नासिक अभिलेख है, ये बताते हैं कि ये तो सारे प्रदेश, ये तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने जीते थे। तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो जूनागढ़ अभिलेख है वो कहीं से भी गलत नहीं हो सकता। अतः निश्चित रूप से रुद्रदामन ने इन समस्त प्रदेशों को गौतमीपुत्र शातकर्णी के किसी वंश से छीना होगा या छीने थे। जो भी हो, रुद्रदामन का जो साम्राज्य था वो सिंधु, सोवीर जिसे हम मुल्तान, सिंध कहते हैं, इसके अलावा मालवा, गुजरात, काठियावाड़, सौराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, मरु प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और सिंधु तक उसका प्रदेश था, वो उसके साम्राज्य में शामिल था। इतने समस्त क्षेत्रों पर रुद्रदामन ने शासन किया था, या ये क्षेत्र थे वो रुद्रदामन के शासन के अंतर्गत आए थे। रुद्रदामन ने इन पर लंबे समय तक शासन किया था। आज हम शासन व्यवस्था, तो इसकी शासन व्यवस्था की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से है। इसी प्रकार गौतमीपुत्र शातकर्णी की जानकारी हमें किससे मिलती है? नासिक अभिलेख से। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को पुनः विजित किया था वो रुद्रदामन ने किया था। तो रुद्रदामन के शासन में सिंधु, सोवीरिया जिसे मुल्तान और सिंध का प्रदेश कहते हैं, मालवा, पश्चिमी मालवा, गुजरात, काठियावाड़, उत्तरी कोंकण, पश्चिमी राजस्थान, सिंधु का मुहाना, ये सारे प्रदेश थे वो रुद्रदामन के शासन में आ रहे थे। नासिक अभिलेख हमें गौतमीपुत्र शातकर्णी की जानकारी देता है, जबकि जूनागढ़ अभिलेख जो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया था, एक विदेशी होते हुए, एक शक होते हुए भी उन्होंने संस्कृत को अपनाया और विशुद्ध संस्कृत भाषा में अपना अभिलेख है वो उत्कीर्ण कराया था। शासन व्यवस्था, तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें रुद्रदामन के प्रशासन पर भी प्रकाश पड़ता है। तो रुद्रदामन था, उसके बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो जूनागढ़ लेख से रुद्रदामन के प्रशासन पर भी प्रकाश पड़ता है। उसका विशाल साम्राज्य बड़े बड़े प्रांतों में विभक्त था। इनका शासन जो प्रांतीय क्षत्रप या शासक होते थे वो करते थे, जैसा कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, जो सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर थे या प्रांतीय गवर्नर थे, जो पहलव जाति के थे या पहलव थे, जो सुविशाख के द्वारा किया गया था। तो अलग अलग जातियों को भी उन्होंने प्रशासन में रखा था रुद्रदामन के। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है
उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। उसका जो विशाल साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा था, जिसका प्रशासन प्रांतीय शासकों के अधीन था, जिसका प्रशासन प्रांतीय शासक थे वो संभालते थे। जैसे कि सुदर्शन झील का निर्माण जो सौराष्ट्र के प्रांतपति थे सुविशाख, जो कि पहलव थे, उनके द्वारा संपन्न किया गया था। राजा को राजकार्य के परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्रियों को या तो सचिव और राजाज्ञाओं और नीतियों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों को कर्म सचिव कहा जाता था। तो मंत्रियों को सचिव और नीतियों को क्रियान्वित करने वाले को कर्म सचिव कहा जाता था। अमात्य, जिसे मंत्री कहते हैं, अमात्य श्रेष्ठ के गुणों का वर्णन, अमात्य या मंत्री होते थे, उनके गुणों का वर्णन सुविशाख की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि उसकी व्यवस्था एवं कर प्रणाली धर्म पर आधारित थी। तो अमात्य के रूप में जो मंत्री थे वो गुणवान थे, चरित्रवान थे, योग्य थे, जिनमें चारित्रिक विशेषता थी, जिनमें रण कौशल, शस्त्र कौशल, व्याकरण, संस्कृत के वो ज्ञाता होते थे। मंत्री भी तो सुविशाख की प्रशंसा है वो उसके गुणों के कारण की गई है कि उसके काल में जो सौराष्ट्र का जो प्रांतपति था सुविशाख, उसके काल में जो कर प्रणाली थी वो धर्म पर आधारित थी। धर्म का जो क्षेत्र था वो इसमें शामिल था, या धर्म का विषय था वो इसमें शामिल था। व्यक्तित्व। अब हम जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के व्यक्तित्व के अन्य पक्षों को देखते हैं। तो रुद्रदामन के बारे में जो शक सम्राट जो कि शक थे, जो शक शीथियन थे, तो जूनागढ़ अभिलेख से जो शक थे वो यूनानियों के बाद आए थे। तो शक राजाओं में तो शकों की जो 5 शाखाएं थी, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी वो पश्चिमोत्तर भारत की थी, जिसमें शक राजा शासकों में रुद्रदामन का नाम आता है। तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों को उजागर किया गया है। इस लेख में उसके व्यक्तित्व का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष है वह क्या है? जन कल्याण की भावना, यानी कि सम्राट रुद्रदामन में लोगों के कल्याण, लोगों की भलाई, लोगों के हित, लोकाचार, लोक व्यवहार, जनप्रिय शासक के सभी गुण मौजूद थे। उसने प्रजा के लिए अपने मंत्रियों के विरोध के बावजूद भी अपने निजी कोष से भारी धन व्यय कर दिया और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो भारी धन खर्च करके उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। तो अपनी प्रजा के लिए इतना अधिक लोकप्रिय जनप्रिय शासक था कि उसने अपनी प्रजा के लिए अपने निजी सचिवों मंत्रियों की सलाह को छोड़ते हुए अपने निजी खर्च से सुदर्शन बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। और उसने बांध में जो खर्च हुआ था, जो भारी भरकम धनराशि लगी थी, उसके भुगतान के लिए भी प्रजा से कोई कर नहीं लिया था, कोई अतिरिक्त कर है वो नहीं लिया था। रुद्रदामन था वो उच्च आदर्शों को मानने वाला था। पॉइंट नंबर 1, 1 नंबर बिंदु, रुद्रदामन उच्च आदर्शों का पालन करने वाला एक प्रजावत्सल राजा था। यानी उच्च आदर्शों को जो आदर्श थे वो उसके श्रेष्ठ थे और वह प्रजावत्सल, प्रजा की सेवा करने वाला शासक था। नंबर 2, वह सदैव शरणागत की रक्षा करने वाला और युद्ध के अतिरिक्त किसी का भी वध न करने वाला, प्रतिज्ञा लेने वाला एक दयालु व्यक्ति था। वह शरणागत की रक्षा करने वाला, शरणागत की रक्षा के अलावा वह युद्ध भूमि में जो मरने के लिए आया है उसके वध को छोड़कर किसी का वध न करने वाला एक दयालु, एक लोकप्रिय, एक जनता का हितैषी राजा था।
उसने अपने प्रजाजनों को डाकुओं, जंगली पशुओं और रोगों से भयमुक्त कर दिया था। तो उसने अपने प्रजाजनों को, जो भी उसके प्रजाजन थे, उसने अपने प्रजाजनों को डाकुओं, जंगली पशुओं और रोगों से भयमुक्त किया था। उसने अपनी प्रजा को किसी प्रकार के डाकू, चोर, उचक्के, जंगली जानवर, रोग, इस सब से मुक्त कर दिया था। यानी कि रोगों के निदान के लिए चिकित्सालय थे, पहरा देने वाले सैनिक थे, साम्राज्य के लिए एक चतुरंगणी सेना थी जिससे लोग भयमुक्त रहते थे। वह एक कुशल सेना नायक और योद्धा था। तो तीसरा बिंदु है, वह एक कुशल सेना नायक और योद्धा था, युद्ध कला में निपुण था, युद्ध कला में को जानने वाला था, वो शस्त्र, और चौथा बिंदु है बेटा, वह शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में, न केवल वह तलवार, धनुष आदि चलाने में निपुण था, बल्कि संस्कृत का भी प्रखंड पंडित था। वह शस्त्र और शास्त्र, इसका प्रमाण हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। वह संगीत और शास्त्रों का ज्ञाता, भारतीय संस्कृति का संरक्षक, काव्य शास्त्र का मर्मज्ञ, शब्दार्थ, न्याय, तर्क का ज्ञाता, हाथी, घोड़े आदि के संचालन और तलवार, ढाल आदि के युद्ध में प्रवीण था। ये इसका हम पांचवा बिंदु लिखेंगे कि वह संगीत और शास्त्रों का ज्ञाता था, संस्कृत और संस्कृति का संरक्षक, भारतीय धर्म संस्कृति, वैदिक धर्म संस्कृति, काव्य शास्त्र का मर्मज्ञ, काव्य को सुनने वाला, गद्य को सुनने वाला, पद्य को सुनने वाला, शब्दार्थ, शब्द का अर्थ या संस्कृत व्याकरण क्लिष्टतम होती है, संस्कृत व्याकरण, वैदिक संस्कृत, न्याय जिसे हम तर्क शास्त्र कहते हैं, उसका ज्ञाता भी था। हाथी, घोड़े, अश्व, रथ आदि के संचालन में, तलवार, भाले, इसी प्रकार के जो आयुध थे उनको चलाने में निपुण था। छठा बिंदु, वह गुणों के साथ साथ अद्भुत शारीरिक सौंदर्य का स्वामी था। ऐसा कहा जाता है कि रुद्रदामन बहुत ही सुंदर था और उसके सिक्कों से भी इसकी पुष्टि होती है कि वो काफ़ी सुंदर व्यक्तित्व का धनी था। निष्कर्ष रूप से हम क्या कह सकते हैं, रुद्रदामन बहुमुखी प्रतिभा का धनी था और अपने को स्वतंत्र शासक होने के बावजूद भी उसने उसका घमंड नहीं किया और केवल महाक्षत्रप की उपाधि धारण करके उसी को धारण किए रहा, उसी को उसने धारण किया। इतना प्रतिभा संपन्न, शस्त्र शास्त्र, काव्य शास्त्र, हाथी घोड़े, रथों, तलवार, भाले का निपुण ज्ञाता, संस्कृत का महान पंडित होते हुए भी उसने कभी भी राजा की उपाधि धारण न करके उसने केवल महाक्षत्रप की उपाधि को धारण किया और उसी को धारण किए रहा। जैसे पुष्यमित्र शुंग सम्राट होते हुए भी सेनापति कहा जाता है, तो जैसे पुष्यमित्र शुंग ने भी सेनापति की उपाधि धारण की थी, उसी प्रकार जो रुद्रदामन था वो इतने महान श्रेष्ठ क्षेत्रों पर शासन करने के बावजूद भी उसने कभी भी राजा की उपाधि धारण नहीं की और केवल अपनी उपाधि के लिए महाक्षत्रप शब्द का प्रयोग है वो करता रहा, अपने साथ महाक्षत्रप की उपाधि को जोड़े रखा। तो स्वतंत्र शासक होने के बावजूद भी उसने महाक्षत्रप की उपाधि को धारण किया। जैसे पुष्यमित्र शुंग ने भी, पुष्यमित्र शुंग जिसके बारे में हमें जानकारी है वो मालविका अग्निमित्रम से मिलती है और पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। उसका व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण था कि रुद्रदामन और उसके उत्तरोत्तर शासकों का इस समय तक लगभग भारतीयकरण हो चुका था। उसके जो रुद्रदामन थे और उसके जो आगे के वंशज थे उन्होंने भारतीयकरण कर लिया था। भारतीय सभ्यता, धर्म, संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, भाषा, शैली, संस्कृत को उन्होंने अपना लिया था। रुद्रदामन के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। उसके उत्तराधिकारी के रूप में दामजाद का नाम आता है। दामजाद का नाम है वो ज़्यादा आता है। कल हम कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे तो हमने यूनानियों के बारे में पढ़ लिया, शकों में रुद्रदामन के बारे में पढ़ लिया था। शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि के बारे में पढ़ लिया था, सित्यावनी शाकुल के बारे में पढ़ लिया था।
इसके अतिरिक्त हमने रुद्रदामन के व्यक्तित्व, उसके कृतित्व, सुदर्शन झील, उसके पुनर्निर्माण, जूनागढ़ अभिलेख, उसकी शासन प्रणाली के साथ साथ उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर नज़र डाल दी है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो रुद्रदामन से जुड़ा हुआ था, उसके साम्राज्य विस्तार को हमने देखा है। इसके अतिरिक्त शासन व्यवस्था, उसके व्यक्तित्व, उसके कृतित्व, उसके जूनागढ़ अभिलेख के अलावा महाक्षत्रप की उपाधि, उसके उत्तराधिकारी के बारे में हमने देखा है कि उनका भारतीयकरण हो गया था। सख्त होने के बावजूद भी, सख्त थे उनके बावजूद भी उन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति को अपना लिया था। पश्चिमोत्तर भारत में बस गए थे, इनका भारतीयकरण हो चुका था। रुद्रदामन के जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर थे, कमज़ोर शासक सिद्ध हुए, वो शक्तिशाली नहीं थे। धीरे धीरे जो शकों का शासन है वो समाप्त हो जाता है। उसके उत्तराधिकारी में दामजाद का नाम है वो मिलता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको रुद्रदामन का टॉपिक है वो पूरा करा दिया है। उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसके शासन व्यवस्था के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कराया है। जैसे उसके व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको 6 बिंदु बताई हैं, तो इन 6 बिंदुओं को आपको लिखना है। उसके व्यक्तित्व, उसकी शासन व्यवस्था, उसका साम्राज्य विस्तार, इन सब के बारे में आपको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।